ऑस्ट्रेलिया 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 को आप किसी भी बड़े टूर्नामेंट में उनकी कैसी भी टीम है रूल आउट नहीं कर सकते। ये ऑस्ट्रेलिया की एक रिलेटिवली काफी वीक टीम है क्योंकि इसमें उनके तीनों मेजर फास्ट बॉलर्स इंक्लूडिंग कैप्टन पैट कमिंस नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी इंग्लैंड को हरा दिया एक आउटस्टैंडिंग चेस में। और इस चेस में ना तो ट्रेविस हेड ना तो स्टीव स्मिथ, इन दोनों में सीनियर बैट्समैन में से किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं था। फिर भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई, वो भी 350 प्लस चेस करते हुए। इसे कहते हैं इंटेंट और इसे कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, पॉजिटिव प्ले। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी क्योंकि 350 के चेज में ट्रेविस हेड तीसरे ओवर में आउट हो गए और उसके 2 ओवर के अंदर स्टीव स्मिथ डिसमिस हो गए 27 फॉर 2। उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई शॉर्ट और लेबुशान के बीच और उसके बाद ये दोनों भी 3 ओवर के अंदर आउट हो गए। इन दोनों की पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 100 रनों की हुई। 27 फॉर 2 से 122 तक गए। मैथ्यू शॉट काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने हाफ सेंचुरी भी बनाई, लेकिन फिर मैथ्यू शॉट डिसमिस हो गए और उसके बाद मार्नस लाबुशान भी 2 ओवर के अंदर ही आउट हो गए। 122 फॉर 4 इन 23 ओवर्स। विन प्रेडिक्टर भी कह रहा था कि 85% इंग्लैंड, और मुझे भी यही लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच बड़े आराम से जीत जाएगी। एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश दोनों के दोनों विकेट कीपर बैट्समैन, दोनों टीम में विकेट कीपिंग स्पॉट के लिए खेल रहे हैं। शायद इन दोनों में से कोई एक ही खेलता अगर मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन फिट होते, लेकिन क्योंकि वो दोनों अवेलेबल नहीं है, मार्कस स्टोइनिस ने भी रिटायरमेंट ले ली है, तो दोनों को मौका मिल गया और जॉश इंग्लिश को तो एज अ प्योर बैट्समैन खिलाया गया और उन्होंने जस्टिफाई किया। एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, मतलब ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर चाहिए था जब ये दोनों क्रीज पर आए थे। 27 ओवर में 220 रन चाहिए थे और जॉश इंग्लिश ने 86 बॉल्स पे 120 रन बनाए, 6 छक्के मारे। पहले तो एलेक्स कैरी ने उनके साथ बढ़िया पार्टनरशिप की, 63 बॉल 69 बनाए। इन दोनों ने मिलकर स्कोर 136 से 282 तक पहुंचाया और उसके बाद फिर जब ग्लेन मैक्सवेल आए तो दोनों ने, जॉश इंग्लिश और मैक्सवेल ने मिलकर चेस को बड़े आराम से 2 ओवर रहते कंप्लीट कर दिया। 350 प्लस का चेस पहली बार कंप्लीट हुआ है किसी आईसीसी टूर्नामेंट में। हालांकि बाइलैटरल्स में ये कई बार हो चुका है, लेकिन किसी भी आईसीसी इवेंट में ये पहली बार हुआ है। और सबसे ज्यादा मैं यहाँ पर थोड़ा इंग्लैंड के सीनियर बॉलर्स को भी ब्लेम करूंगा, क्योंकि जहां पर ऑस्ट्रेलिया के सीनियर बॉलर्स नहीं थे, यहाँ पर जोफ्रा आर्चर भी थे, मार्क वुड भी थे, मगर इन दोनों ने कोई खास इंपैक्ट नहीं डाला। इनफैक्ट जोफ्रा आर्चर पिछले 6 महीने से इतने ज्यादा रन दे रहे हैं कि अब मुझे सीरियसली लगने लगा है कि जितनी ज्यादा हाइप जोफ्रा आर्चर को स्टार्टिंग में दी गई थी, इज ही इवन एबल टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बहुत ही पुअर बॉलिंग कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ बायलैटरल्स पे भी हमने देखा था। इनफैक्ट लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक व्हाइट बॉल सीरीज हुई थी इंग्लैंड, उसमें भी इन्होंने काफी रन दिए थे और आज 10 ओवर में 82 रन दिए और 1 विकेट लिया जोफ्रा आर्चर ने। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपके सीनियर बॉलर 82 रन देंगे तो आप कहां से जीतेंगे। मार्क वुड ने भी 9.3 ओवर्स में 75 रन दिए, अगेन 8 रन पर ओवर। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बहुत ज्यादा हर्ट की, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके सीनियर बॉलर, आपके इंपॉर्टेंट बॉलर्स इतने ज्यादा रन लीक करेंगे। आदिल रशीद अगेन बेस्ट बॉलर थे इंग्लैंड के, 10 ओवर में सिर्फ 47 रन दिए, लेकिन ब्राइडन कार्स, उन्होंने तो 10 रन पर ओवर से 7 ओवर में 70 रन दिए। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस दी। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से आज बेन डकेट ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। चैंपियंस ट्रॉफी की हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 165 रन इन 143 बॉल्स। इंग्लैंड के खिलाफ काफी शिकायत हुई थी जब इंडिया के खिलाफ तीनों ओडीआई मैचेस में वो अपने 50 ओवर खेलने से पहले ऑल आउट हो गए थे। तो इस बार इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि भाई हमारा एटलीस्ट एक प्लेयर एंड तक रहना चाहिए, और वो काम बेन डकेट ने किया। ओपनिंग से उतरकर 48 ओवर तक वो क्रीज में रहे। दूसरे एंड से सिर्फ जो रूट थे जो कुछ हद तक उनके साथ टिके, 68 रन बनाए। एंड आई थिंक इंग्लैंड मैच यही हारी, क्योंकि एक समय 400 रन बनते बड़े आराम से दिख रहे थे। 30 ओवर में 200 रन थे इंग्लैंड के और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। 31वें ओवर में जो रूट 68 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन हैरी ब्रूक, अगेन एन ओवर हाइप्ड इंग्लिश प्लेयर,
जो ना तो इंडिया के खिलाफ सीरीज में कोई परफॉर्मेंस दे पाया, ना आज कोई परफॉर्मेंस दे पाया। ये क्वालिटी स्पिन खेल ही नहीं पाता है हैरी ब्रूक। एडम जैम्पा की बॉल पर 3 रन बनाकर आउट हो गया। उसके बाद लियम लिविंगस्टोन, अगेन पता नहीं उसे कितने और मौके चाहिए परफॉर्मेंस देने के लिए। अगेन एक पैथेटिक परफॉर्मेंस, 17 बॉल पे 14 रन। जॉस बटलर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जॉस बटलर भी एक्सेलरेट करने के चक्कर में 21 बॉलों पे 23 रन बनाकर आउट हो गए। और ब्राइडन कार्सबे भी 7 बॉलों पे 8 रन बनाया। मेरे ख्याल से ये 4 प्लेयर्स में से किसी एक को वो रोल प्ले करना चाहिए था जो एलेक्स कैरी या ग्लेन मैक्सवेल ने किया। इनमें से शायद अगर कोई 50-60 बनाता तो इंग्लैंड 380 से 400 के बीच बहुत आराम से पहुंच सकता था, क्योंकि पिच बहुत आसान थी। इनफैक्ट एक तो ऐसा स्टेज आ गया था जब ये 350 भी नहीं होता दिख रहा था 30 ओवर में 200 फॉर 2 के बावजूद। एंड में जोफ्रा आर्चर ने 10 बॉलों पे 21 रन बनाए और आखिर में आकर एक एक्सेलरेशन दिया, वरना इंग्लैंड की टीम शायद 335 बनाती और 3-4 ओवर पहले ही हार जाती। लेकिन इनकी जो जोफ्रा आर्चर के कैमियो की वजह से ये 350 तक पहुंचे। और जबकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप काफी इनएक्सपीरियंस थी, सिर्फ एक सीनियर बॉलर था जैम्पा जिसने बढ़िया बॉलिंग की, क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग की। 10 ओवर में 64 रन देकर 2 विकेट। ये आपको लगेगा कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन डेथ में भी अगर कोई स्पिनर आपकी बॉलिंग कर रहा है तो देन यू हैव टू गिव अ बिट ऑफ लीवेज ऑन सच काइंड ऑफ अ पिच। उसके अलावा नेथन एलिस, उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 51 रन दिए और शायद यहीं पर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर से ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स फिर भी बेहतर साबित हुए। लेफ्ट आर्मर डुआरेस को मौका दिया गया शीन एबट की जगह पे। एक्सपीरियंस के ऊपर वेरिएशन को प्रेफर किया गया और वो डिसीजन बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि डुआरेस ने 10 ओवर में 66 रन देकर 3 विकेट लिए। तो शायद कहीं ना कहीं ये चीजें, और साथ साथ स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी काफी अच्छी थी। मार्नस लाबुशान जैसे पार्ट टाइमर को उन्होंने 48th और 50th ओवर में बॉलिंग कराई, नोइंग कि शायद इंग्लिश बॉलर्स को अभी अगर पेस दिया जाए तो वो ज्यादा अटैक कर पाएंगे। और लाबुशान जैसे पार्ट टाइमर पे भरोसा दिखाया, उन्होंने भी लास्ट में आकर 2 विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ की ब्रेव कैप्टेंसी भी एक बहुत मेजर रीजन थी, जिस वजह से इंग्लैंड 380 की जगह पे 350 पे फंस गई और लास्ट में मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से अब ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। और साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने आपको बोला कि इस ग्रुप से फेवरेट है, तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया नाउ आर फर्म फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड। कल शायद इस टूर्नामेंट का, मैं नहीं कहूंगा सबसे बड़ा, बट सबसे ज्यादा हाइप्ड कॉन्टेस्ट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब देखते हैं कि कल इस मैच में क्या होता है। जिस तरीके की पिचेस हैं, मैं आपको बता दूं, मैचेस क्लोज होंगे। दुबई जैसी जगह पे ज्यादा क्लोज मैचेस होंगे, क्योंकि वहां पर एवरेज स्कोर 230 240 का है। अगर दुबई में कोई 270 280 भी बना ले तो वो विनिंग टोटल है। तो वैसे में जब टोटल्स 230 240 के होंगे तो आपको क्लोज मैचेस देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि कल भी एक क्लोज कॉन्टेस्ट हो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।